जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो जीके का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आ जाइए भाई। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकर्णों का सही क्रम बताइए। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, साइंस से संबंधित है, बिल्कुल साइंस का ही क्वेश्चन है ना। तो आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकर्णों का सही क्रम बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा क्रम सही हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, अवरोही क्रम किसको कहते हैं? अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यदि बात करें, एक्स किरणें सबसे बड़ी है, अवरक्त किरणें उससे छोटी है, सूक्ष्म किरणें उससे छोटी, और रेडियो तरंगे जो है सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो यदि इसको आरोही क्रम में कहता तो सबसे पहले क्या आ जाता? रेडियो तरंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, और तीसरे नंबर पर अवरक्त किरणें, और चौथे नंबर पर एक्स किरणें आता। राइट, कभी कभी ऐसा इसमें सब पूछा गया है अवरोही क्रम, और उसमें पूछ लेता आरोही क्रम। तो आपको आरोही क्रम भी ध्यान होना चाहिए, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें और एक्स किरणें, ये हो जाता है। राइट, आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एपेडिक्स, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, तिल्ली और अस्थिमज्जा और हृदय। तो जल्दी से बताइए फटाक से, रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, अस्थि मज्जा में। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राइट, तो यदि बात करें अधिकतम जो कोशिकाएं होती है, अधिकतम रक्त कोशिकाएं जो है, जैसे कि 3 प्रकार की होती है, एक तो लाल रक्त कणिकाएं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसको बिंबाणु भी कहते हैं। अस्थिमज्जा में ही हड्डी के गुहाओं के अंदर नरम वसायुक्त रक्त उत्तक में निर्मित होती है। ये 2 प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं और टी और बी सेल्स लिम्फोनोड्स और प्लीहा में भी पैदा होती है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अधिकतम कहाँ पर होती है? ये होती है अस्थि मज्जा में। राइट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोगों को। तो प्यार साथियों, अमोनियम नाइट्रेट इसमें 2 है, NH2 तो है नहीं, अमोनियम NH4। तो इसमें से 2 हो जाएंगे, बी सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो इनमें से एक है, जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो साथी ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट जो है रासायनिक सूत्र है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक किसका है? जेनॉन, आयोडीन, बेरियम, मैग्नीशियम। सबसे कम
गलनांक किसका है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब यदि आपको पूछा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। सबसे कम गलनांक जो है जैनोन का है। यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों बिल्कुल सबसे जो कम गलनांक है वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा जैनोन का। 111 111.8 डिग्री सेंटीग्रेड है जैनोन का गलनांक, ठीक है ना। यदि बात करें, वैसे जो है सबसे कम इसमें ऑप्शन में नहीं है, हीलियम का हो जाएगा। हीलियम का सबसे कम गलनांक है, ठीक है, बट इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसमें जीनोन हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और यदि इनकी बात करें तो अन्य कितना हो जाएगा, 113 डिग्री सेंटीग्रेड आयोडीन का हो जाएगा। 113 डिग्री सेंटीग्रेड आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है। और 727 मैग्नीशियम का, 700 बेरियम बेरियम का हो जाएगा। 727 डिग्री सेंटीग्रेड बेरियम का। और 650 जो हो जाएगा मैग्नीशियम का, 650 हो जाएगा, 650 मैग्नीशियम का, राइट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये इसमें जो है जैनोन का गलनांक सबसे कम हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। एक बार फिर से, इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। सितार, बांसुरी, मादल, ताना, तानपुरा। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त, इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तीसरे वाला सही हो जाएगा। ये जो है नेपाल देश का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। सितार, बांसुरी, तानपुरा ये जो भारत के हैं। यदि बात करें, मदाल एक प्रकार का ढोलक जैसा ही वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भारत का संगीत वाद्य यंत्र नहीं है वो है मादल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बाजार की संरचना के साथ उसकी विशेषताओं का मेल करें। फ्रेम का उत्पाद की मात्रा पर नियंत्रण है, लेकिन उसमें प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेम का रुझान उत्पादों को निर्धारित करना होगा ताकि अधिकतम मुनाफा कमा सके। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों इसमें जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त, इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। फर्स्ट अल्पाधिकार, सेकंड शुद्ध एकाधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के बाद पुनर्वास करना पड़ा। एक बार फिर से, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के बाद पुनर्वास करना पड़ा। कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कजाकिस्तान फर्स्ट के साथ, ठीक है। कजाकिस्तान देश के को छोड़कर बाकी सभी देश के लोगों को वर्ष 1986 का चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के बाद पुनर्वास करना पड़ा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
पृथ्वी के पास वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। बहुत बढ़िया, इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो प्यार साथियों, इसमें इंग्लिश में नाम दे दिए है ना। एक आपने पढ़ा होगा समताप मंडल, आयनन मंडल, है ना, बाह्य मंडल और वायुमंडल। तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बाहरी परत बतानी है। तो समय समाप्त। प्यार साथियों, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। एक्सोस्फीयर जो है बाह्य ब्रह्मंडल, जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, बिल्कुल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो हो जाएगी हमारी एक्सोस्फीयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। भरूच, भोपाल, नागपुर, कोटा। जल्दी से बताएं, समय समाप्त होता हुआ। तो समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो है नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर बचा हुआ है, वो है भरूच। ये कहाँ है भाई, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का एक बंदरगाह शहर है, इसीलिए नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है ना। तो प्यार साथियों, भरूच हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ स्थित शहर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कमेंट करें भाई। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वेनेजुएला, दक्षिण कोरिया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है। पाकिस्तान देश को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है, राइट। 1947 में पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, का निधन किस सन में हुआ था। देखो, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, उसका निधन किस सन में हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु जो है 20 फरवरी 1707 में, ठीक है, 1707 में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कब, कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 88 वर्ष की आयु में हुई थी भाई। 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, इनको खुलादाबाद में एक खुली कब्र में दफनाया गया था। कहाँ पर, खुलादाबाद में एक खुली कब्र में दफनाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एडविन एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन बार्बर,
एडविन बेयर्ड, बेडिंग, निकोलस कालन। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, निकोलस कालन ने किया था भाई। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। 1836 में इसका आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। V का मान दे दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और भाई जब वस्तु को लेंस से दूसरे पक्ष में ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो लेंस की शक्ति का पता लगाना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोकस दूरी निकालेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट। अब यदि ये फॉर्मूला पढ़ा है तो इससे हम आप लोगों के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे भाई। क्या ना हो जाएगा, V का मान हो जाएगा हमारा 16 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 20। एलसीएम आ जाएगा 80, राइट। 16 पंजे 80 और 20 चौक 80, 5 और 4 9, 80/9 हो जाएगा। यदि बात करें इसकी क्षमता की तो प्यारे साथियों 100 × 9/8, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 90। 8 9 नम। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। तो प्यार साथियों आंसर आ जाएगा सेकंड वाला 11.25 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा जो होता है वो डायोप्टर में होता है। क्योंकि भाई ये हो जाएगा 9 10 या 90, 90 को हमें 88 से 11 88 हो जाएगा। 11 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हो 11 पॉइंट सेकंड, ये माइनस में नहीं प्लस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा भाई। सेकंड नहीं होगा क्योंकि सेकंड में माइनस नहीं दिखाई दे रहा था तब, अब दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यदि माइनस का होता तो ये अवतल लेंस होता, पर उसमें साफ साफ कहा गया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह पॉजिटिव होगी और क्षमता भी प्लस में आएगी, राइट। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। वेबर, फेराड, हेनरी या टेस्ला। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हेनरी। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, इसे हम जो है कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 20 का मूल मात्रक यही है, ठीक है। और एसआई पद्धति में 20 को हेनरी या 1 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड प्रति एम्पियर वर्ग होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इससे पूछ सकते हो। और यदि बात करें प्रेरकत्व, विद्युत प्रेरकत्व की खोज किसने करी थी, तो फैराडे ने की थी, राइट। किसने की थी, फैराडे ने। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। किस प्रकार की एक सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। फांसी, इष्टवाद, राजतंत्र, धर्मतंत्र, अल्प जनाधित्य। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। तो प्यार साथियों धर्मतंत्र के नाम पर पुजारी शासन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, संविधान से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार।
और आप लोगों को मालूम भी है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत बढ़िया जवाब। वो जो बच्चे फोर्थ के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान की, राइट। यदि आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों, उसमें जो है डॉक्टर सचिदानंद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है स्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुना गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जल्दी से बताइए। और ये जो 2023 में कौन सा T20 मैच खेला गया था और किस टीम ने जीता था, उस टीम के जो मालिक है वे कौन है, ये भी आप लोगों को बताना है, और कप्तान कौन थे। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। यदि बात करें सबसे पहला T20 विश्व कप किसने जीता था, तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत ने जीता था। ठीक है, 2007 में आईसीसी विश्व 20 चैंपियनशिप पहली बार खेली गई थी और 11 से 24 सितंबर 2007 के मध्य दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। जोन्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। ठीक है, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह वर्ल्ड कप उठाया था T20, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चोखेर सॉरी माफी चाहता हूँ, चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो 4 लेखकों के नाम नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर, झुंपा लाहिड़ी, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत। तो जल्दी से बताइए चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों, ए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिव गुफा कहाँ स्थित है? शिव गुफा कहाँ स्थित है? एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सिलेबस कैसा रहने वाला है। शिव गुफा कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता है। एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। शिव गुफाएं एलिफेंटा गुफाएं में स्थित है, एलिफेंटा में स्थित है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह एलिफेंटा द्वीप पर यह शिव गुफाएं स्थित है। इनको 8वीं शताब्दी में कैलाश मंदिर की एलोरा गुफाओं के समान प्रतीत होती है ये, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ट्राइटन किस ग्रह का नाम है? किस ग्रह का उपग्रह, सॉरी माफी चाहता हूँ। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र। ठीक है भाई, अगला को इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पहले वाला सही हो जाएगा। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो है नेपच्यून का। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं, वरुण का सबसे बड़ा ग्रह है ये। नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
जो हमारे हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी मालूम हो जाना चाहिए कि कभी इंग्लिश कभी हिंदी दोनों में पूछ ले जाता है, तो आप लोगों को हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद होने चाहिए। नेपच्यून का वरुण भी कहते हैं। ट्राइटन जो है नेपच्यून का सबसे बड़ा ग्रह है या वरुण का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज यदि बात करें, इसकी खोज कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1840 ईस्वी में की गई थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 अक्टूबर 1840 में की गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? तो उनमें उनके चालन का संवहन है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रोस तेल में संग्रहित होती है? क्रोसिन। ठीक है भाई, कौन सी धातु जो है क्रोसिन तेल में संग्रहित होती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम, सोना। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्रोसिन तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो प्यार साथियों यदि बात करें तो 3rd वाली सही हो जाएगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्यार साथियों सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी का आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों कीट वंश के काटने से एक बार खुजली होगी और वो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है भाई, फॉर्मिक एसिड। यदि कोई भी कीट या कीड़ी मकोड़ा या मच्छर काट लेता है तो हमारे जो है मीठा मीठा खुजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो किसके कारण? हमारे शरीर के अंदर जो है अंदर जाने के बाद ये खुजली पैदा कर देता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसके कारण जो है त्वचा लाल पड़ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, फॉर्मिक अम्ल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डोली ठाकुर, मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्ती है? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। चारों के चारों जो है नसरुद्दीन साहबी, ठीक है, थिएटर से संबंधित है। गिरीश कर्नाड भी, डोली ठाकुर भी और मकरंद देश पांडे भी। चारों के चारों जो है हमारे फिल्म थिएटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से क्या रहने वाला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीरोटन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, गंगासागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो जल्दी से बताइए फटाक से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात या फिर संवेग संरक्षण। जल्दी से बताएं फटाक से, छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड वाले साथ सारे में सही हो जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश में से होकर नहीं गुजरती? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राजील। कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा इनसे होकर नहीं गुजरती? तो प्यार साथियों यदि बात करें, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। यदि बात करें उन देशों के नाम तो बता दूं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, शो शो ओमटोम एंड प्रिंसिप, गेबन, कांगो, गणराज्य लोकतांत्रिक कांगो और गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। ये जो है 13 देशों के नाम हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। ठीक है, और कौन से देश से नहीं गुजरती है? तो वो हो जाएगा हमारा मैक्सिको। ठीक है भाई, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई? ठीक है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, आप लोगों को पता है सबसे पहले परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हुई थी, हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था, जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी, यदि बात करें इसके बाद जो है 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम या परमाणु हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो समय समाप्त। प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है कर एवं लेखांकन से है, कर एवं लेखांकन से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर राव, अमरिंदर सिंह। तो कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमरिंदर सिंह के पिता जो थे महाराजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? मतलब कि गौतम बुद्ध जो थे अपने जो वचन दिया करते थे वो किस भाषा में दिया करते थे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के वचन जो प्रवचन की भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, पाली भाषा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी भाई? पाली। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यार साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम इसको कब मनाया गया? तो प्यार साथियों 1988 में मनाया गया था और HIV संक्रमण के कारण फैलने वाली विश्व व्यापारी महामारी एड्स की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समर्पित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दबाया जाता है? सेटिंग, आउटबाउंड, कंपोज या ड्राफ्ट? तो प्यार साथियों समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। कंपोज का बटन दबाया जाता है। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दबाया जाता है? तो वो दबाया जाता है कंपोज। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी देखिए। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। यदि बात करें तो क्या करना चाहिए? दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता? कौन सा ऐसा है जो प्रकृति में अकेला नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग, वेग? तो जल्दी से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बल। ठीक है, बल एक ऐसा प्राकृतिक है जो कभी भी अकेला नहीं होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लॉर्ड होर्डिंग द्वारा। लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन बंद किया गया था। 1910 से 1916 तक भारत में वायसराय रहे। 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। यदि बात करें लॉर्ड होर्डिंग जो है कब से कब तक शासन में रही, तो 1910 से 1916 तक रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा हो जाएगा अंतरिक्ष? तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। स्प्राइट्स जो है सब विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष है जो भारतीय रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, देखिए जल्दी से। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? मतलब कि भारत में सबसे पहले वार्षिक आय का अनुमान किसके मन में आया था या किसने लगाया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, दादा भाई निरोजी, दूसरा हो जाएगा एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान लगाया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई निरोजी। दादा भाई निरोजी के द्वारा।
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे लिखे, राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्तंभों को मिलान करें। तो प्यार साथियों खनिज और एक तरफ दिया है भंडार क्षेत्र। तो प्यार साथियों तांबे का भंडार कहाँ पर है वो आप लोगों को बताना है। झुझुन, तांबे का भंडार जो है झुझुन में है। और प्यार साथियों बाक्साइड का भंडार कहाँ पर है? बाक्साइड का भंडार जो है लोहरदगा। अबरक का भंडार कहाँ पर है बच्चों? भालव भीलवाड़ा। और कोयले का हो जाएगा झरिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो है आरआरबी एनटीपीसी के जीके के कुछ महत्वपूर्ण 40% थे। कितने आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े वो आप लोगों को बताना है। यदि आप इसमें से आप लोग जैसे कि 70% वर्क भी कर पाते हो तो आप ये मान लीजिए आप कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करें। प्यार साथियों आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो किसी कारणवश तो प्यार साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेंशन करें ताकि उसको सुधारा जा सके। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को।